हेलो हेलो माइक चेक। हाँ भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कैसे है सभी के हाल चाल सभी के? आज न्यू फोन लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, बधाई हो। चलिए, तो हम करते हैं क्लास की शुरुआत। गति के नियम हम पढ़ रहे थे, आज हमारा लेक्चर नंबर 7। आज की क्लास में हमें क्या है पढ़ना? लेक्चर नंबर 7 में हमने इससे पहले वाले क्लासेस में 6 क्लासेस में रस्सी में तनाव या रस्सी में तनन पर डिटेल में चर्चा कर ली थी। अब हमें क्या करना है? अब हमें स्प्रिंग बल पर चर्चा करनी है। स्प्रिंग बल आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और मजेदार टॉपिक में से एक स्प्रिंग बल, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे छदम बल। कल की क्लास में हम छदम बल पढ़ेंगे और इस चैप्टर को खत्म कर देंगे हम। क्लियर है मामला? इस संडे को टेस्ट होगा क्या? हाँ, मेरे हिसाब से इस संडे टेस्ट होना चाहिए। 2 संडे बीत चुके जब आपके टेस्ट नहीं हुए, तो इस संडे टेस्ट होगा। और इस संडे जो टेस्ट होगा, उस टेस्ट में आपको समतल में गति पूरा आएगा और न्यूटन के गति के नियम भी पूरा आने वाला है, ठीक है। और गति के नियम में भी थोड़ा बहुत, गति के नियम सरल रेखा में गति में भी थोड़ी बहुत बातें आएगी। और 12th कब स्टार्ट करेंगे? हम गति के नियम पढ़ेंगे, कार्य ऊर्जा शक्ति पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम 1-2 चैप्टर और पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते, तो कार्य ऊर्जा शक्ति तक हम मिनिमम जाएंगे। और अगर हमें लगता है कि हमारा थोड़ा सा टाइम सही चल रहा है, तो हम 1-2 चैप्टर और पढ़ेंगे और क्लास 12 शुरू कर देंगे। और अगर हमें लगता है कि नहीं, अब कार्य ऊर्जा शक्ति करते करते ही हमारा अगस्त खत्म हो गया है ना, मतलब 15 अगस्त 20 अगस्त के करीब तक हम शुरुआत कर देंगे क्लास 12 की, ठीक है। तो अगर हमें लगता है कि अगस्त शुरू हो चुका है या अगस्त खत्म होने को है, तो हम लोग फिर नहीं करेंगे, मतलब आगे 11 के चैप्टर हम 12th शुरू कर देंगे। मतलब ऐसा मेरा टारगेट कि 15 अगस्त के बाद वाले वीक से हम कभी भी क्लास 12th पढ़ना शुरू कर सकते हैं, है ना। बाद वाले मतलब 20 अगस्त के आसपास, या मतलब अगस्त तक हम 11th पढ़ना चाहेंगे, उसके बाद में हम 12th पढ़ना शुरू कर देंगे। अच्छा, एक ही संडे हुआ क्या टेस्ट हुए? हाँ, तो ये वाले संडे भी नहीं होगा, उसके बाद वाले संडे होगा, फिर मतलब 2 संडे छोड़कर होगा, ठीक है। ये वही वाली बात है कि जब तक मैं क्लास 11 पढ़ा रहा हूं तब तक 2 संडे छोड़कर टेस्ट होगा। इसके बाद में फिर एक संडे छोड़कर टेस्ट होने लगेगा आपका। फिर आगे बढ़ेंगे हम तो हर संडे भी टेस्ट होने लगेगा। 13 को दिया था टेस्ट, ठीक है। चलो, 13 को टेस्ट दिया था ना आप लोगों ने, हाँ, तो इसके बाद वाले संडे होगा फिर। हाँ, अभी इस संडे कैसे टेस्ट हो जाएगा? क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा ही था, अभी एक ही तो चैप्टर पढ़ा हमने, तो 2 चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद में टेस्ट होगा। चलिए, तो आगे बढ़ते हम रस्सी में तनाव या रस्सी में तनन के बाद में हम स्प्रिंग बल पे करेंगे चर्चा। स्प्रिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है और स्प्रिंग पे सवाल बहुत बार आते भी है। अब ये जो स्प्रिंग है, ये हमें कहां काम आएगी ये भी बता देता हूं। स्प्रिंग हमें यहां भी काम आ रही है। स्प्रिंग अभी हम आगे चलेंगे तो कार्य ऊर्जा शक्ति पढ़ेंगे, वहां भी काम आएगी। फिर इसके बाद में स्प्रिंग सबसे ज्यादा काम जो है हमें, वह हम सरल आवर्त गति क्लास 11 का सेकंड लास्ट चैप्टर जब हम पढ़ेंगे उसमें काम आएगी। क्लियर है? तो यह सब कुछ इंपॉर्टेंट सी जगह है जहां पर हमें स्प्रिंग काम आने वाली है। तो यह सब कुछ हम देखेंगे और स्प्रिंग आज हम डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। चलो, आखिरी के 15 मिनट में होमवर्क, हाँ ठीक है बेटा, मैं कोशिश करूंगा आखिरी के 15 मिनट में होमवर्क लेने की। एक्चुअली मेरे पास आज स्लाइड में होमवर्क के क्वेश्चंस नहीं है ना, वो होमवर्क की HTML नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हमको ऐसा लगता है तो मैं एक पूरी क्लास, जैसे पिछला चैप्टर जब खत्म हुआ था तो एक क्लास में पूरा होमवर्क डिस्कस किया था, वैसे यहां पर भी एक क्लास रख लूंगा मैं जिसमें मैं होमवर्क डिस्कशन और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। तो ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है ना। अगर ऐसा लगता है कि जैसे अगर आज मान के चलो हमने स्प्रिंग पढ़ लिया, कल छदम बल पढ़ लिया, तो घर्षण पढ़ाने से पहले
हाँ, अब जो टेस्ट होगा कम्यूटेटिव टेस्ट होगा, मतलब कि क्युमुलेटिव टेस्ट होगा, वो पीछे वाला मिलाकर होगा, इसलिए बोल रहा हूं सरल रेखा में गति से जो पढ़ा था वहां से आएगा। तो अब अगली बार अगर ऐसा लगता है कि हम होमवर्क, हाँ रोज होमवर्क बता दूंगा, ठीक है, ऐसा भी कुछ शुरू कर देते हैं, है ना। उसके लिए मैं एक प्रोसेस सेट करना पड़ेगा ताकि रोज आपको जो होमवर्क मिल रहा है वो मेरे बोर्ड तक आ जाए। हाँ ठीक है, मैं ट्राई करता हूं कि अगले चैप्टर से, या अब यहाँ पे 2 क्लासेस और बची है, आज की क्लास और कल की क्लास, फिर हम एक क्लास ऐसी रख लेंगे जिसमें इस चैप्टर के पूरे होमवर्क के क्वेश्चंस कर लेंगे, और अगली क्लास से मैं प्रोसेस सेट कर दूंगा जिससे डेली का डेली होमवर्क आप तक पहुंच जाए, मतलब मेरे तक आ जाए बोर्ड तक, तो आप तक मैं उसके सॉल्यूशन पहुंचा दूं। चलिए तो करते हैं क्लास की शुरुआत। स्प्रिंग बल अब हमें पढ़ना है। स्प्रिंग क्या होता है? क्या सभी ने स्प्रिंग देखी है? क्या सभी ने स्प्रिंग देखी है? हाँ भाई, स्प्रिंग देखी है। स्प्रिंग कहां होती है सर? बाइक वगैरह में देखी होगी हमने, या बेसिक सा एग्जाम्पल पर वो टच वाला पेन है। मूलभूत गणित नहीं आएगा बेटा, तो टच वाला जो पेन होता है सर, टुचक वाला पेन, टुचक वाला पेन, तो उसके अंदर भी स्प्रिंग लगी हुई होती है। तो स्प्रिंग क्या होता है? बेसिकली एक तार होता है, जिस तार को हम इस रूप में सर गोल 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 रूप में घुमा देते। अब ये जो होता है, इसे इस रूप को हम हेलिक्स शेप बोलते हैं। क्या शेप होता है ये? हेलिक्स या हेलिकल शेप होता है। ऐसा गोल गोल गोल, जो गोल भी हो और आगे भी बढ़े, है ना। गोल मात्रक और मापन भी नहीं आएगा बेटा, चिंता ना करो, है ना। गोल भी हो और आगे भी बढ़े, तो ये जो होता है ये हमारा हेलिक्स कहलाता है। ठीक है, अब ये इसमें हमें करना क्या होता है, या हम इस स्प्रिंग को कैसे समझ सकते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट सी बात होती है। तो अभी तो हम स्प्रिंग में कुछ बढ़िया सी बातें समझना चाहते हैं। तो स्प्रिंग में हम क्या क्या बातें समझना चाहते हैं और क्या क्या होगा स्प्रिंग में। तो स्प्रिंग में क्या क्या बातें समझना है हम देखो आओ। तो स्प्रिंग में सबसे पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि सर स्प्रिंग अगर हम ना तो खींच रहे ना तो दबा रहे, तो इसमें एक ये इसकी नॉर्मल पोजीशन होती है ना, इसमें लिख देते हैं। इसका आकार क्या होता है? स्प्रिंग का आकार क्या होता है सर? इसका आकार जो है आकार हेलिक्स होता है, ठीक है। और साथ ही साथ हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसका आकार हेलिक्स होता है, और साथ ही साथ हम बोल सकते हैं कि यह इसकी कुछ लंबाई है। इसको मान के चलो हमने L0 बोल दिया, अभी चलिए L0 या L बोल दिया, ठीक है। यह जो है यह इसकी वास्तविक लंबाई है। ये क्या है? इसकी वास्तविक लंबाई है, वास्तविक लंबाई। अब स्प्रिंग में क्या खास बात होती है सर? स्प्रिंग में यह खास बात होती है कि इसकी वास्तविक लंबाई L0 पर अगर टिकी हुई है, तो अगर हम इसे इससे खींचे या इससे दबाए तो यह हम पर बल लगाएगी। अगर ये अपनी वास्तविक स्थिति में है या वास्तविक लंबाई में है, तो यह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और ना ही हम इसका कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो यह जैसी है वैसी की वैसी रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन अगर मान के चलो हमने इसे दबाया तो क्या होगा, और हमने इसे खींचा तो क्या होगा। अब यह समझना है हमें। तो उसी चीज को समझते, तो यहां पर हमारे पास एक स्प्रिंग बनी हुई है। ये ए स्थिति जो है ये इसकी नॉर्मल स्थिति, ये वास्तविक लंबाई है, ठीक है, ये इसकी वास्तविक लंबाई है। अब क्या होता है कि जब हम स्प्रिंग को दबाते हैं तो ये हम पे बाहर की तरफ बल लगाती है, ये हमें समझ में आता है ऐसे। और जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो ये हम पे अंदर की तरफ बल लगाती है, ये भी हमें समझ आता है। क्या ये छोटी सी बात चमकती है सभी को, है ना। तो क्या होगा यहां पर, अगर मान के चलो अभी के लिए मैंने बोला कि ये कुछ x दूरी है जिसको मैंने इसकी लंबाई कम कर दी, या x दूरी है जो लंबाई मैंने बढ़ा दी, है ना। कोई भी हो सकती है, x कुछ भी हो सकता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सी बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट सी बात यह है सर कि अगर हमने स्प्रिंग को दबाया तो हमने दबाया इस दिशा में, बल लगा इस दिशा में, हमने खींचा इस दिशा में, बल लगा इस दिशा में। मतलब कि हमने जो किया उसके विपरीत दिशा में बल लगा पाती है। तो यह होती है एक स्प्रिंग, है ना। स्प्रिंग क्या करती है? हम जिस दिशा में बल लगा रहे हैं उसकी विपरीत दिशा में बल लगाएगी, ठीक है। तो अब अगर हम इसमें बल कैलकुलेट करना चाहे कि ये बल कितना लगा रही है, तो देखो ये बल क्यों लगाती है। सबसे पहले तो ये देखते हैं बल क्यों लगाती है। सर स्प्रिंग जो है
वह अपनी वास्तविक लंबाई में वापस आने के लिए बल लगाती है हम पे, है ना। क्यों? क्योंकि वो इतना रहना चाहती है, वो ऐसा ही रहना चाहती है ना। कुछ भी हो जाए जिंदगी में, वो इतनी ही लंबी रहना चाहती है। तो अगर आप उसे छोटा करोगे तो वो बड़ा होना चाहिए, आप बड़ा करोगे तो वो छोटा होना चाहिए। वो जितनी है L0 लंबाई की, तो सदैव 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 L0 लंबाई की ही रहना चाहती है वो इस दुनिया में। तो अब सर हम इसे छोटा करें बड़ा करें, ये x दूरी का क्या चक्कर है? तो हम ऐसा बोल सकते हैं सर कि अगर हम इसे छोटा कर रहे हैं या बड़ा कर रहे हैं किसी भी कंडीशन में, यहां पर ये हम पे बल लगा रही है, और बल जो है वह सदैव हमारे लगाए गए बल के विपरीत दिशा में बल लगाती है स्प्रिंग। और बल क्यों लगाती है? दो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना, कि जैसी है वैसा रहना चाहती है। दूसरी बात लिख लो, एक कॉपी में लिखना चाहो तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो कि स्प्रिंग में स्प्रिंग जैसी है वैसा रहना चाहती है। लिख लो कॉपी में, जैसी है वैसी ही रहना चाहती है। दूसरी इंपॉर्टेंट सी बात, हम जिस दिशा में बल लगाते हैं उसके विपरीत दिशा में, या हम लिख सकते हैं यहां पर हमारे द्वारा लगाया गया बल, इसे F बाह्य बल ही होगा, ये है ना। क्या होगा? ये बाह्य बल या एक्सटर्नल फोर्स बोल सकते हैं हम इसे। क्या बोल सकते हैं? एक्सटर्नल फोर्स, हमारे द्वारा लगाया गया बल, ये होगा एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो हमारे द्वारा लगाया गया बल, या हम इसे बाह्य बल या एक्सटर्नल फोर्स बोल सकते हैं। तो हमारे द्वारा लगाए गए बल के या बाह्य बल के विपरीत दिशा में बल लगाती है ये। तो बाह्य बल के विपरीत दिशा में बल लगाती है। ठीक है, और ये बल क्यों लगाती है? अपनी वास्तविक लंबाई में वापस आने के लिए लगाती है ना। तो ये बल क्यों लगता है? वास्तविक लंबाई में वापस आने के लिए। तो एक्चुअल में यह स्प्रिंग जो बाह्य बल की विपरीत दिशा में बल लगाती है, इस बल का एक नाम होता है जिसे हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, या हिंदी में कहते हैं प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल, यह बल क्या कर रहा है? यह बल जो है वह वापस लेकर आ रहा है वस्तु को उसकी वास्तविक लंबाई पर, है ना। कहां लेकर आ रहा है? वास्तविक लंबाई पर वापस लेकर आ रहा है। तो ये रीस्टोर कर रहा है। ये बल क्या केवल स्प्रिंग में लगता है? नहीं सर, ये बल बहुत सारी वस्तुओं पे लगता है, बहुत सारी वस्तुओं पे लगता है। मतलब इसके एक एग्जाम्पल मान के चलो, हमारे पास एक स्पंज है, तो एक स्पंज को हमने दबाया और उसे छोड़ा तो वो वास्तविक अपनी लंबाई पे आ जाता है, या अपना शेप वापस ले आता है ना। या जैसे और भी कुछ एग्जांपल इसके, है ना, कि मान के चलो हमने हमारा हाथ को जोर से दबा लिया, जोर से दबाया तो सर अभी थोड़ा सा शेप में परिवर्तन होगा, लेकिन जैसे ही छोड़ेंगे तो वास्तविक आकार वापस आ जाता है इसका। रबर में भी ऐसा होता है, बिल्कुल सही बात, कि रबर को हम खींचते छोड़ते तो वापस अपनी लंबाई पर आ जाता है। तो यह क्या होता है? यह प्रत्यानयन बल होता है किसी भी वस्तु में, जो उसे वापस लेकर आ जाता है। हाँ, दोलन गति वगैरह करवाते हैं, उससे आगे चलकर पढ़ेंगे। तो अब ये प्रत्यानयन बल या एफ रीस्टोरिंग को हम इसे, ये स्प्रिंग लगा रही है ना। ये कौन लगा रहा है? स्प्रिंग। हम क्या लगा रहे? एफ बल लगा रहे। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, कितने बच्चे इस बात से एग्री करेंगे कि सर जितना बल, है ना, देखो अगर मान के चलो मैंने जितना बल लगाया तो एफ एक्सटर्नल जो होगा वो उतना ही एफ रीस्टोरिंग होगा। एफएस स्प्रिंग का बल बोल देते, लेकिन ये विपरीत दिशा में होगा। कितनों को ये बात चमकती है कि सर अगर मान के चलो आपने इस स्प्रिंग पर ऐसा धक्का लगाया तो स्प्रिंग इस तरफ धक्का लगाएगी। स्प्रिंग को मैंने इधर खींचा तो स्प्रिंग मुझ पे इधर की तरफ धक्का लगाएगी। ये जो एरो बना हुआ है, ये एरो किसका एरो बना हुआ है? ये स्प्रिंग बल का एरो बना हुआ है, एफएस का एरो बना हुआ है। और मैं कहां बल लगा रहा हूं? मैं जो है वह अंदर की तरफ बल लगा रहा हूं। ये मेरा एफ एक्सटर्नल की दिशा हो जाएगी। ये मैं बल इस तरफ लगा रहा हूं,
मेरा बल इधर है, या मेरा बल इधर है, तो मेरे बल के विपरीत दिशा में FEXT मतलब बाह्य बल, एक्सटर्नल बल, तो मेरे बल के विपरीत दिशा में स्प्रिंग मुझ पे बल लगाती है। और ये बल जो होता है वो कितना होता है, वो कैसा होता है, मेरे बल की विपरीत दिशा में होता है, मतलब नेगेटिव होता है, बराबर ही होगा, जितना मैं लगाऊंगा उतना स्प्रिंग मेरे को ही बल लगा के देगी। ठीक है, अच्छा अब अगर ये बात समझ में आई तो अब हमें यह पता करना है कि यह बल कितना होता है, यह बल का परिमाण कितना होता है। तो देखो आपने ये बात खुद से फील भी करी होगी कि सर स्प्रिंग को जितना ज्यादा हम दबाते हैं उतना ज्यादा स्प्रिंग हम पे बल लगाती है, जितना कम दबाते उतना कम बल लगाती है। या आप इसको चाहो तो ऐसा फील भी कर सकते हो कि एक स्प्रिंग को सर पहले, अगर मान लो इतनी लंबी स्प्रिंग है तो उसका पहले दबाना आसान है, जितना ज्यादा दबाते जाऊंगा उतना ज्यादा मुश्किल होता जाएगा उसे और दबाना, है ना। या अगर मान के चलो हमारे पास एक स्पंज है, तो एक स्पंज को हमने पहले, है ना, वो से नरम वाला फोम वाला स्पंज मारेगा, थोड़ा सा कड़क स्पंज, तो सर हम उसे पहले दबाएंगे तो पहले तो वो आसानी से दबेगा, और दबाएंगे तो और कड़क हो जाएगा, और दबाएंगे तो और कड़क हो जाएगा, और दबाएंगे तो और कड़क हो जाएगा, तो उसे बहुत ज्यादा दबाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जितना ज्यादा मैं बल लगाऊंगा उतना ही ज्यादा वो भी बल लगाएगा, तो उसे एक लिमिट के बाद में दबाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि मेरे लिए मैं बोल सकता हूं कि F स्प्रिंग जो होगा वह समानुपाती होगा X के। किसके समानुपाती होगा, X के। X क्या है, X है विस्थापन स्प्रिंग का, या ऐसा बोल देते स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन, स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन X, मतलब कितनी थी अब कितनी हो गई, तो यहां पर यह लंबाई में परिवर्तन होगा, उसे X बोल दिया। तो अब क्या होता है, जब भी हम यहां से समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहां पर आएगा F स्प्रिंग जो होगा वो आएगा -KX के बराबर। किसके बराबर आएगा, -KX के बराबर। K क्या है, स्प्रिंग नियतांक। एक एक करके सारी चीजें समझेंगे। K क्या है, स्प्रिंग नियतांक है। नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि ये बाह्य बल की दिशा के विपरीत दिशा में है ना, बाह्य बल की विपरीत दिशा में लग रहा है बल, इसलिए नेगेटिव लगा दिया। तो यहां पर हम लिख देंगे नेगेटिव क्यों आया है। सबसे पहली बात तो नेगेटिव क्यों है, नेगेटिव या ऋणात्मक क्यों, क्योंकि F एक्सटर्नल की विपरीत दिशा में होता है, या बाह्य बल की विपरीत दिशा में है। क्या है बाह्य बल की विपरीत दिशा में, हमारे द्वारा लगाया गया स्प्रिंग बल। तो स्प्रिंग बल, बाह्य बल हमारा बल है, हमारे बल के विपरीत दिशा में स्प्रिंग बल है, तो F बराबर -KX हुआ। K क्या है, K है स्प्रिंग नियतांक। K लिखते हैं, K क्या है, K है स्प्रिंग नियतांक। K कहलाता है, देखो स्प्रिंग हिंदी में भी स्प्रिंग ही बोलते हैं, इंग्लिश में भी स्प्रिंग ही बोलते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। इसे बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट या स्प्रिंग नियतांक। ठीक है, अब ये स्प्रिंग कांस्टेंट या स्प्रिंग नियतांक हो गया K। तो अब K का क्या चक्कर है वो समझना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो जितना ज्यादा मैं बल लगाऊंगा उतना ज्यादा स्प्रिंग बल लगाएगी। अब K क्या है, देखो कुछ स्प्रिंग मोटी होती है, कुछ स्प्रिंग पतली होती है, कुछ स्प्रिंग में आपने देखोगे कि वायर जो होता है वो मोटा होता है, कुछ स्प्रिंग का वायर पतला होता है, कुछ स्प्रिंग चौड़ी ज्यादा होती है, कुछ स्प्रिंग पतली ज्यादा होती है, मतलब उसका जो व्यास होता है कम ज्यादा होता है, कुछ स्प्रिंग लंबी मतलब ऐसे लंबाई में ज्यादा होती। क्या क्या हो सकता है, देखो एक ऐसा हो सकता है कि ये स्प्रिंग सर ऐसी हो, एक स्प्रिंग मोटी वाली स्प्रिंग हो जाए, मतलब सर वो स्प्रिंग ऐसी हो, या हो सकता है कि सर स्प्रिंग का व्यास ज्यादा हो जाए, एक स्प्रिंग जो है वो ऐसी ज्यादा चौड़ी हो जाए,
एक स्प्रिंग कम चौड़ी हो, या किसी स्प्रिंग में लंबाई ज्यादा हो जाए। तो सब बहुत सारी बातें अलग अलग हो सकती है हर स्प्रिंग के लिए। तो वहां पर हर स्प्रिंग में हीटर होता है। वो अलग कहानी है, हीटर वाला स्प्रिंग वो अलग कहानी है, उस पर नहीं जाना चाहते अभी हम। लेकिन स्प्रिंग वो भी एक तरीके की स्प्रिंग ही है। तो उसमें हर एक कंडीशन की स्प्रिंग अलग अलग होती है। तो उस चीज को हम कैसे बताएंगे? तो उसके लिए हम लेकर आए स्प्रिंग कांस्टेंट, है ना। ये बताता है स्प्रिंग का प्रकार क्या है। क्या बताता है? स्प्रिंग का प्रकार। या इसे हम परिभाषित कर सकते हैं। देखो, एक बात तो पक्का है कि सर इस दुनिया में हर एक स्प्रिंग अलग अलग प्रकार की है। तो हर एक स्प्रिंग अगर अलग अलग प्रकार की है तो हर स्प्रिंग को दबाने या खींचने में बल समान लगेगा, अलग अलग। हाँ, अनेक प्रकार की स्प्रिंग होती है, तो हर एक स्प्रिंग को दबाने या खींचने में समान बल लगेगा या अलग अलग लगेगा? समान बल लगेगा या अलग अलग लगेगा? अलग अलग लगेगा। तो इसलिए हर एक स्प्रिंग के लिए की वैल्यू अलग अलग होती है ना। इवन ऐसा भी हो सकता है कि मान के चल एक ही स्प्रिंग थी, इसको काट के 2 स्प्रिंग बना दिया, तो अब लंबाई बदल गई है, लंबाई बदल गई मतलब के बदल गया। तो के वैसे एक्चुअल में ये बातें आपको नहीं पढ़ाई जाती है, लेकिन जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जैसे मैंने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर रखी, तो हमको पढ़ाते हैं, ये पढ़ाया गया था कॉलेज में स्प्रिंग के बारे में कि स्प्रिंग का जो के है वो किन किन बातों पे निर्भर करता है। तो स्प्रिंग की लंबाई पे निर्भर करता है, वो स्प्रिंग की त्रिज्या पे निर्भर करता है, वो स्प्रिंग के वायर की त्रिज्या पर निर्भर करता है कि वायर कितना मोटा कितना पतला है। फिर इसके बाद में वो निर्भर करता है कि जो वायर में आगे चल के हम मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी वगैरह पढ़ेंगे, है ना। तो वो ये सब आगे वाले चैप्टर्स में आएगा। तो वो उस पे भी निर्भर करता है, ईटा पे निर्भर करता है। तो इतनी सारी बातों पे निर्भर करता है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो कुछ भी बदला, स्प्रिंग की लंबाई पे भी निर्भर करता है, तो कुछ भी बदला तो स्प्रिंग बदल जाएगी। ठीक है, तो यह स्प्रिंग कांस्टेंट किसके बारे में बताता है? स्प्रिंग के बारे में बताता है। या अभी हम छोटे लेवल पे, हम इतना तो डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, तो हमारे लिए हम छोटे लेवल पर ऐसा बोल सकते हैं सर कि स्प्रिंग कांस्टेंट की परिभाषा क्या है। स्प्रिंग कांस्टेंट को हम परिभाषित कर सकते हैं किसी स्प्रिंग को इकाई लंबाई कैसे लिखोगे? किसी स्प्रिंग की इकाई लंबाई में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक बल को क्या कहेंगे? स्प्रिंग कांस्टेंट कहेंगे ना। इसका भी हम और, हाँ, मेटल पे भी डिपेंड करता है, बिल्कुल सही बात बेटा। तो हम इसको और थोड़ा सा फील करते हैं कि इसमें इकाई लंबाई में परिवर्तन लाने के लिए जो आवश्यक बल होगा उसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहेंगे। जैसे हमने लिखा सर F बराबर -kx, क्या लिखा? F बराबर -kx। तो अगर मैं यहां पर x की वैल्यू 1 मीटर या इकाई रख दूं, 1 इकाई रख दी, 1 मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है ना। तो ऑब्वियसली बात, हमने समझा कि 1 सेंटीमीटर दबाने के लिए कितने बल चाहिए, तो और दबाएंगे तो उतना, उसके हिसाब से हम बल बढ़ाते जाएंगे। तो अगर x की वैल्यू 1 रख दे तो F बराबर क्या हो जाएगा? F बराबर आ जाएगा -k, या k अगर हमें पता है तो हमें पता चल गया कि इकाई लंबाई में बल में, या इकाई लंबाई दबाने के लिए या खींचने के लिए जो बल की आवश्यकता होती है उसे हम k बोल देंगे। ठीक है, अभी मेरी बातें खत्म नहीं हुई। k का मात्रक और विमा पर भी चर्चा कर लेते हैं एक बार हम, फिर हम k को और बेहतर रूप से समझ पाएंगे, इसका फील ले पाएंगे ना। k के बारे में भी हमें बहुत सारी बातें करनी है। तो k के लिए अगर हम मात्रक और विमा की बात करें तो क्या होगा? तो k का मात्रक क्या होगा? क्या कोई मुझे बता सकता है k का मात्रक? k का मात्रक तो सर F बराबर -kx होता है। तो F क्या होता है? न्यूटन। k इंटू यहां पर क्या हो गया? ये हो गया मीटर। या मैं लिख सकता हूं k का मात्रक जो होगा, यहीं पर लिख देते, ये हो जाएगा k, ये होगा न्यूटन, F बटे में x बराबर हो जाएगा k के, या मात्रक लिखेंगे तो मात्रक आ जाएगा न्यूटन पर मीटर।
क्या आ जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर या न्यूटन पर सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो अगर आपको ये फील आया तो आप मात्रक से भी समझ सकते हो कि अच्छा ये बोलना चाह रहा है सर, अगर मान के चल किसी का स्प्रिंग कांस्टेंट 50 न्यूटन पर मीटर, तो इससे क्या समझे, अगर किसी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है 50 न्यूटन पर मीटर, इससे क्या समझे सर, इससे हम ये समझे कि उस स्प्रिंग को 1 मीटर दबाने के लिए 50 न्यूटन बल की आवश्यकता है, न्यूटन पर मीटर। अच्छा, दूसरी बात, इसकी वीमा क्या आएगी, इसकी वीमा क्या आएगी ये भी पढ़ लेते हैं। इसकी वीमा क्या होगी, तो वीमा क्या आएगी सर, इसके लिए कोई बताएगा वीमा क्या आएगी, के की वीमा, के की वीमा, सर के की वीमा निकालनी है तो ये हो जाएगा एफ अपॉन में एक्स, ये के की वीमा देगा। तो एफ क्या है, एम एल टू टी, एम एल टी माइनस टू बटे में एल, एम एल टी माइनस टू, तो एक एल से एक एल कट गया, वाह भाई वाह मजा आ गया, एम वन एल जीरो टी माइनस टू, ये होगा के के बराबर, या एम एल तो ही नहीं तो टी माइनस टू भी लिख सकते हैं, यह आएगा के की विमा और यह आएगा के का मात्रक। ठीक है, तो अब यहां पर केजी सेकंड स्क्वायर, हाँ बेटा केजी सेकंड स्क्वायर होगा, लेकिन हम केजी सेकंड स्क्वायर कभी नहीं बोलते, हम न्यूटन पर मीटर बोलते हैं उसे। ठीक है, बिल्कुल खतरनाक दिमाग लगाया तुमने, लेकिन हम इसे केजी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही बोलेंगे। अच्छा, तो के को लेकर सारी बातें थी। हाँ, न्यूटन पर सेंटीमीटर भी हो सकता है, डायन पर सेंटीमीटर भी हो सकता है, बिल्कुल अगर आप लोगों को ऐसा भी लिखना हो तो अन्य मात्रक करके लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये सब आपको लिखा हुआ मिल सकता है क्वेश्चन में। क्या हो सकता है कि ऐसे मात्रक भी लिखे हो आपके, अन्य मात्रक, अन्य मात्रक देखो, न्यूटन की जगह न्यूटन की जगह मीटर की जगह सेंटीमीटर लिख सकते हैं, फिर डायन प्रति सेंटीमीटर लिखा हुआ भी मिल सकता है, सिर्फ इस प्रकार के भांति भांति आपको मिल सकते हैं, लेकिन 99% क्वेश्चन में न्यूटन पर मीटर ही मिलेगा। क्लियर है? तो क्या के का फील अब सभी को थोड़ा 50% के का फील किसको आ गया कि हाँ सर के क्या है, किन बातों पे निर्भर करता है, और अगर हमारे पास एक स्प्रिंग है तो स्प्रिंग में के का क्या चक्कर है बाबू भैया। तो के क्या है सर, के हमें बताता कि एक इकाई लंबाई में स्प्रिंग को दबाने के लिए या खींचने के लिए कितनी बल की आवश्यकता होगी। ठीक है, के ज्यादा। अच्छा, अब ये बताओ कि अगर किसी स्प्रिंग का के ज्यादा तो मतलब क्या हुआ, के ज्यादा मतलब सर के ज्यादा मतलब के स्प्रिंग को दबाना और खींचना उतना मुश्किल होगा, दबाना और खींचना उतना मुश्किल होगा। अरे आ रहा है फील? अगर मान कर कहीं पे तुम्हें स्प्रिंग मोटी दिखाई दे रही है, मतलब क्या उसका के बहुत ज्यादा है। जैसे मान कर बाइक में स्प्रिंग लगा हुआ, बाइक में सस्पेंशन में स्प्रिंग लगा हुआ रहता है, और पेन में स्प्रिंग, तो पेन के स्प्रिंग का के तो बहुत कम है, बाइक के स्प्रिंग का के बहुत ज्यादा है। क्यों सर? क्योंकि सर बाइक के स्प्रिंग में सर वो तो पूरा इंसान कूद जाता है उसके ऊपर, तब जाके वो थोड़ी सी दबती है। और यहां पर हमारे पास क्या है, हमारे पास सर अगर एक छोटी सी स्प्रिंग, तो स्प्रिंग को तो हम हाथ से ही दबा देते, तो उसका के बहुत कम है, तो ये के का जोरदार फील सभी को आना चाहिए। अच्छा, अब यहां पर हम वापस आते और इस पर और चर्चा करते हैं। हम के समझकर आ गए, अब हम स्प्रिंग पे वापस जाते हैं। ठीक है, तो अब स्प्रिंग में अगर हम वापस जा रहे हैं तो स्प्रिंग पे और क्या क्या बातें समझ सकते हैं। अच्छा, अरे यार एक के का ग्राफ भी रह गया, एक ग्राफ भी बनाना है हमें। चलो पहले ये समझ लेते हैं, यहां पर अगर ये वास्तविक लंबाई थी स्प्रिंग की, तो हमने यहां पर ये से दबाया, तो इस प्रक्रिया को, इसमें लंबाई में कमी आ गई, इसमें क्या होगी, इसमें लंबाई कम हो गई, 20 स्थिति में लंबाई कम हुई है। अच्छा, आपको एक कॉपी में बनाना है, इतनी बड़ी गेंद ना बनाते हुए बस छोटी सी स्प्रिंग बना के एक ब्लॉक भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लंबाई कम हो गई, तो अगर लंबाई कम होगी तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यह क्या हो रहा है, यह संपीड़न हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है। क्या बोलते हैं हम इसे, क्या बोलेंगे हम इसे में कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन या संपीड़न। क्या हो रहा है, कंप्रेशन या संपीड़न हो रहा है। इसी प्रकार से अगर स्प्रिंग की लंबाई बढ़ रही है, क्या हो रहा है, यहां पर लंबाई बढ़ रही है, सी में क्या हो सर, सी में लंबाई बढ़ रही है,
लंबाई बढ़ रही है। तो अगर लंबाई बढ़ रही है तो इसे हम एक्सपांशन बोलते हैं, एक्सपांशन बोलते हैं या प्रसार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रसार बोलते हैं। तो यहां पर एक एक्सपांशन, हाँ, या इलोंगेशन भी बोल सकते हैं, बिल्कुल सही बात, एक्सपांशन ऑफ स्प्रिंग, या वैसे हाँ ज्यादा बेहतर शब्द इलोंगेशन है, इलोंगेशन, ठीक है, इलोंगेशन भी बोल सकते हैं, प्रसार भी बोल सकते हैं, हिंदी में प्रसार बोलेंगे। चल, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें जो हमें पता होना चाहिए, है ना। तो अब यहां पर ये तो हमें समझ में आ गया सर, स्प्रिंग बल क्या होता है ये भी हमें समझ में आ गया। और यहां पर सर हमने बोला कि हमारा जितना स्प्रिंग बल है ना, या हम जितना बल लगा रहे हैं उसके विपरीत दिशा में स्प्रिंग बल लगाती है, उसके विपरीत दिशा में स्प्रिंग बल लगाती है। तो यहां पर इसका ग्राफ कैसा बनेगा सर? कौन सा ग्राफ बनवा रहे थे? मैं यहीं पर थोड़ी सी जगह एडजस्ट करके ग्राफ बनाना चाह रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि एक ही पन्ने पर, मतलब आपके ऑब्वियस सी बात है एक पन्ने पर इतना सारा नहीं आएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मेरे एक पन्ने पर ये सारी इंपॉर्टेंट सी बातें एक बार में आ जाए। चलिए देखते हैं इसका ग्राफ कैसा बनेगा। ग्राफ कौन सा ग्राफ बनाना चाह रहा हूं मैं यहां पर? तो ग्राफ में हमें एफ और एक्स के मध्य ग्राफ पूछ सकता है वो, है ना। किसके मध्य? यहां पे एफ और एक्स के मध्य। मान के चलो हमने लिया कि एक अक्ष पे बल है और एक अक्ष पे स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन है। एक अक्ष पे बल है और एक अक्ष पे स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन है। तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि यहां पर ग्राफ जो है वो कैसा बनना चाहिए? यहां पर ग्राफ कैसा बनना चाहिए? मतलब स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा बनना चाहिए, परवलय बनना चाहिए, कैसा ग्राफ बनना चाहिए? यहां पर कैसा ग्राफ बनना चाहिए? यहां पर एक अक्ष पे लिया मैंने एक्स और यहां पे लिया वाई, एफ। तो वाई अक्ष पे लिया आपने एफ। तो कैसा बनना चाहिए ग्राफ? पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, हाइपरबोला, इलिप्स, क्या बनना चाहिए? पैराबोला। यहां कहीं भी एफ बराबर, किसी इक्वेशन का ग्राफ बनाना, पहले बता रहा हूं, एफ बराबर माइनस के एक्स का ग्राफ बनाना है। तो जो पैराबोला बोल रहे हैं, क्या उनके दिमाग में कुछ और भी बोला? और ऐसा कैसे बोला पैराबोला कि यहां पर एफ की पावर 1 है, एक्स की पावर 1 है, तो भैया स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये तो आसान सी बात है। क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्यों स्ट्रेट लाइन बनेगी? क्योंकि सर एफ समान, अभी यहां पे लिखा भी था, क्या लिखा था? एफ समानुपाती एक्स के। तो अगर एफ समानुपाती होगा एक्स के तो यहां पे लीनियर रिलेशन होगा। अभी मैं बोल भी रहा हूं इतनी देर से कि जितना दबाएंगे उतना ज्यादा बल लगते जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा बनेगा। अब ये स्ट्रेट लाइन की ढाल कैसी होनी चाहिए? सर अगर हम देखें तो एफ बराबर माइनस के एक्स से, तो यहां पर जो ढाल बनेगी सर वो नेगेटिव ढाल की एक लाइन बनेगी, है ना। और ऐसे ही कुछ इसमें सेटिंग जमेगी। तो ये एफ बराबर माइनस के एक्स बन गया हमारा, एफ बराबर माइनस के एक्स बन गया। और इसकी ढाल क्या दे रही है हमें? इसकी ढाल क्या दे रही है सर? इसकी ढाल जो है वो हमें के देगी। तो एफ एक्स ग्राफ की ढाल जो है हमें के देगी। जितनी ज्यादा ढाल उतना ज्यादा के। नेगेटिव स्लोप के साथ लाइन बनना चाहिए एफ बराबर माइनस के एक्स की। क्लियर है कहानी? आया सभी को समझ में? अरे बोल प्यारे। अच्छा, तो अब यहां पर हमें एक और इंपॉर्टेंट सी बात, अगर इतनी समझ में आ गई तो एक और इंपॉर्टेंट सी बात हमें ध्यान रखना है कि जब भी मैं एफ बराबर माइनस के एक्स लिख रहा हूं तो मैं कौन से बल की बात कर रहा हूं? क्लियर है ये? चलिए वापस आके यहां पे फिर से समझा देते, एक बार समझा देते। देखो एफ समानुपाती एक्स के, तो स्प्रिंग बल हो गया एफ बराबर माइनस के एक्स। अब स्प्रिंग बल तो एफ बराबर माइनस के एक्स से, लेकिन यहां पर मेरा बल क्या है? मेरा बल है सर माइनस स्प्रिंग बल का, और स्प्रिंग बल भी माइनस के एक्स है। तो क्या कोई मुझे बता सकता है, कि मेरे एक्स, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि यहां से एफ एक्सटर्नल की जो वैल्यू आएगी, मतलब मेरे द्वारा लगाया गया जो बल होगा, क्या उसकी वैल्यू जो है वह
kx होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं आप यहीं पर लिखो, आपकी कॉपी में जहां भी जगह हो आप अगले पन्ने पे भी लिख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे रिलेशन समझा पाऊं इसलिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पर कि यहाँ क्या बोल रहा हूं मैं, यहां बोल रहा हूं कि सर स्प्रिंग बल जो होगा माइनस के एक्स होगा और मेरा बल जो होगा वो के एक्स के बराबर होगा, हाँ या ना। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग बल क्या है, माइनस के एक्स। यहां पर अगर आप वैल्यू रखोगे तो एफ एक्सटर्नल क्या बोल रहे हो, एफ एक्सटर्नल बोल रहे हो माइनस स्प्रिंग बल के, और स्प्रिंग बल खुद क्या है माइनस के एक्स, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो मेरा बल जो होगा वह के एक्स के बराबर आएगा। किसी को बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ी ये बात तो उसको एक और दूसरे चीते की सोच से समझा देता हूं, ध्यान से सुन मेरी बात को मेरे प्यारे। यह बता कि यहां पर ये बॉल थी, बिल्कुल सर थी। अगर मैं मेरे बल की दिशा देखूं और विस्थापन की दिशा देखूं तो क्या वो हमेशा सेम ही होगी? जिस दिशा में मैं बल लगाऊंगा उसी दिशा में तो स्प्रिंग दबेगी। ये कौन सा नियम है तुम्हारी दुनिया का कि सर मैं इधर दबा रहा हूं स्प्रिंग तो फैल गई? नहीं सर, फैलेगी क्यों? यहां पर मैं जिस दिशा में बल लगाऊंगा उसी दिशा में स्प्रिंग दबेगी, और जिस दिशा में मैं बल लगाऊंगा उसके विपरीत दिशा में स्प्रिंग मुझ पे बल लगाएगी, या जिस दिशा में मैं स्प्रिंग को दबाऊंगा उसके विपरीत दिशा में बल स्प्रिंग लगाती है। क्या ये दोनों बातें में कुछ सेटिंग जंप आ रही है? क्या मैं सही बोल रहा हूं? तो अगर हां तो क्या अब इसका और जबरदस्त फील आया सभी को कि सर स्प्रिंग का बल जो होता है वो एक्स के विपरीत दिशा में होता है इसलिए माइनस है, और हमारा बल और स्प्रिंग में परिवर्तन की दिशा समान ही होती है। हाँ, क्रिया प्रतिक्रिया बल भी बोल सकते हैं, बिल्कुल। तो इसलिए एक को नेगेटिव बोला और एक को पॉजिटिव बोला। किसको नेगेटिव किसको पॉजिटिव क्यों बोला ये भी समझ में आना चाहिए। अरे बोल प्यारे आगे बढ़े, चले। तो ये बिल्कुल बेसिक सी सारी बातें हमने अभी तक हमने कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं करी, हमने बस एक छोटी सी बात समझी, एफ बराबर माइनस के एक्स क्या होता है। अब मेरे दिल में कुछ कुछ होता है, क्या? एक बात बताओ यार, एक बहुत ही कॉमन सेंस की बात। देखते हैं, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन सर। मान के चलो मैंने यहां पर ये स्प्रिंग टेबल पे रखी, इस स्प्रिंग पर बल लगाया मैंने 5 न्यूटन का, क्या इसमें प्रसार होगा, हाँ या ना? बस ये जानना चाहता हूं, क्या इसमें प्रसार होगा, हाँ या ना? क्या इसमें प्रसार होगा, हाँ या ना? क्या इसमें प्रसार होगा? मैं बल लगा रहा हूं, अभी तो मैंने पढ़ा बल लगाने पे प्रसार होगा, हाँ या ना? इसमें प्रसार होगा क्या? नहीं, क्या बोल रहा हूं मैं, टेबल पर रखी है, शब्दों पर ध्यान दे मेरे ना। टेबल पे एक स्प्रिंग रखी हुई है, मैंने उस पे बल लगाया, तो क्या स्प्रिंग में प्रसार होगा? फिर वही बात, इधर से पकड़ो उधर से। मैं क्या बोल रहा हूं, टेबल पे रखी है, मैंने खींच ली स्प्रिंग, इसमें प्रसार नहीं होगा। स्प्रिंग को खींचने या दबाने के लिए इसमें प्रसार नहीं होगा, प्रसार नहीं होगा। है सर, प्रसार नहीं होगा? हाँ, स्प्रिंग को खींचने या दबाने के लिए एक बात पक्की है कि उसे एक तरफ से दीवार से बांधा जाए और फिर बल लगाया जाए, तभी प्रसार होता है या तभी संपीड़न होता है ना। यहां पर भी देखो, ये दीवार से है ना, ये यहां पर क्या, ये दीवार है, कुछ नहीं बना हुआ था, वहां पे दीवार थी जिससे स्प्रिंग को जोड़ा गया था। अरे एक ये तो कॉमन सेंस की बात है ना कि अगर तुमने दीवार या उस तरफ हाथ नहीं लगाया तो सर स्प्रिंग ना तो दबेगी ना तो खुलेगी। अच्छा, तो यहां पर अगर मुझे स्प्रिंग में खुली स्प्रिंग पड़ी हुई, लेकिन दीवार व्यार कुछ भी नहीं, कहीं से भी नहीं टंगी रही है, ना तो कहीं से लटकी हुई है, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मुझे स्प्रिंग लंबी करनी है, तो कैसे कर सकता हूं सर? हम करेंगे यहां पर, अगर देखो ये ऐसा खुला सिरा बनाया मैंने, ये स्प्रिंग बनाई, अगर हमने इधर बल लगाया तो स्प्रिंग में प्रसार नहीं होगा, अगर हमने इधर भी एफ बल लगाया तब स्प्रिंग में प्रसार होगा।
दोनों तरफ से खींचना पड़ता है, तब होता है सर। ठीक है, अगर यहां पर सर यहां तो हम नहीं खींच रहे तो कोई बात नहीं। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आप स्प्रिंग खींच रहे हो, स्प्रिंग दीवार को खींचना चाह रही है, दीवार वापिस स्प्रिंग को खींच रहा, क्रिया अभिक्रिया बल यहां पर लग रहा है जिसकी वजह से स्प्रिंग यहां चिपकी हुई है और आपने खींचा, तो स्प्रिंग पे एक्चुअल में हमेशा 2 बल लगने चाहिए। स्प्रिंग में एक्चुअल में अगर स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन करवाना है तो हमेशा 2 बल लगने चाहिए। सर यहां तो एक ही लगा रहे हो आप, यहां तो F बल लगा रहे हो, नहीं यहां भी 2 लग रहे। क्यों? क्योंकि यहां पर मैंने स्प्रिंग को खींचा तो स्प्रिंग आगे बढ़ना चाहेगी, तो वो बोलेगी दीवार को मैं जा रही हूं, तो उसने बोला कि मैं जा रही हूं, तो उसने दीवार पे बल लगाया, तो दीवार ने उस पे वापस प्रतिक्रिया बल लगाया F, जिसकी वजह से स्प्रिंग पे तो अल्टीमेटली 2 बल लगे, स्प्रिंग पे तो अल्टीमेटली 2 बल लगे, तभी स्प्रिंग या तो खींचेगी या तो दबेगी। तो सर अब यहां पर है एक और मुश्किल बात कि हम जब इक्वेशन लगाते हैं F बराबर -kx, ऐसा ही सवाल पूछेंगे, आपको बोलेंगे x की वैल्यू बताओ, k की वैल्यू देके, तो यहां F की वैल्यू क्या रखी जाए? F की वैल्यू 2F रखी जाए, F की वैल्यू F रखी जाए, F की वैल्यू 0 रखी जाए, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में, क्या रखी जाए F की वैल्यू? यहां F की वैल्यू क्या होगी? जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बोला कि यहां पर एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग में इस तरफ 5 न्यूटन का बल लग रहा है, इस तरफ 5 न्यूटन का बल लग रहा है, तो बताओ F बराबर -kx में F क्या है? F बराबर -kx में F क्या है? F बराबर -kx है ना। और आपको क्वेश्चन में बोला कि K की वैल्यू जो है, K की वैल्यू जो है वह 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर है। तो अब आपको बताना क्या हो रहा है, X की वैल्यू ज्ञात करो, X की वैल्यू ज्ञात करो। तो यहां पर आप जो F रखोगे वो F ही होगा, वो 0 या 2F नहीं होगा। क्यों सर? क्योंकि बेटे अब एक्चुअल में जो आप स्प्रिंग देखो, ये तो क्रिया अभिक्रिया बल वाली बात होगी कि हमने सर इस पे F बल लगाया, इसमें इधर F बल लगाएंगे तभी तो जाके स्प्रिंग खींचेगी। ये बल तो दीवार पे लगा, तो दीवार ने इस पे लगाया, ठीक है। तो अगर लंबाई में परिवर्तन करना है किसी भी चीज के, तो दोनों तरफ से बल लगेगा और समान बल लगेगा, तभी वो या तो खींच सकती है या वो दब सकती है। क्या सभी को चमका है ना? ये तो फील करो ना यार, क्या तुमने स्प्रिंग नहीं देखा कभी? देखा है सर, लेकिन स्प्रिंग कभी ऐसे सोचा कि स्प्रिंग में हम कितना बल लगा? सर दोनों तरफ से बराबर बल लगना चाहिए, या तो दोनों खींचे या तो दबाए, तभी वो स्प्रिंग में संपीड़न या प्रसार कर पाएंगे। तो स्प्रिंग में संपीड़न या प्रसार करने के लिए, दबाने की या खोलने के लिए, अगर F बल इधर है तो यहां भी F बल ही होना चाहिए। तो F बराबर -kx में F बल क्या है? F बल क्या है? F बल जो होगा वो हम स्प्रिंग पे कितना बल लगा रहे, एक तरफ दीवार होगी तो दीवार, देख एक्चुअल में कहानी क्या है, एक्चुअल में बस इतनी सी कहानी है कि इस इधर एक सिरे से मान के चलो 5 मिनट का बल लगाया, दूसरे सिरे पर इसे पकड़ कर रखने के लिए कोई बल लगना चाहिए, ना भाग जाएगी। और अगर भाग गई तो सर वो तो चलेगी, एक्सपांशन तो आएगा नहीं। तो मैं यहां पर अगर 5 न्यूटन का बल लगा रहा हूं, तो स्प्रिंग पर दूसरी तरफ से भी 5 न्यूटन का बल या तो तुम लगा दो या दीवार में लटका दो, लेकिन 5 न्यूटन का बल होना चाहिए। तो यहां पर होगा 5 बराबर, अच्छा 5 तो मेरा एक्सटर्नल फोर्स है, तो अगर मैं F एक्सटर्नल लिखूं, यहां पर F एक्सटर्नल भाई बल बराबर होगा kx के, तो यहां पर ही हो जाएगा 5 बराबर k की वैल्यू कितनी है? 10 × x, या हो जाएगा 5/10 या 1/2 या 0.5 सेंटीमीटर आएगी x की वैल्यू। कितनी आएगी? 0.5 सेंटीमीटर आएगी x की वैल्यू। क्लियर है कहानी? हाँ, अगर बल अलग अलग लगे तो वो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उसको सॉल्व करना, लेकिन अगर एक बच्चा बोला कि नहीं सर अगर बल हमने अलग अलग लगा दिए तो क्या होता है, तो उसके लिए मैं एक बात बता रहा हूं, आप सीधे सीधे याद रख सकते हो कि अगर मान के चलो यहां पे एक स्प्रिंग थी, इस पे इधर की तरफ बल लगा F1, इस पे इधर की तरफ बल लगा F2, तो क्या होगा?
तो यहां पर जो हमारे f की वैल्यू होगी वो f1 प्लस f2/2 रख सकते हो आप। ये इसका डेरिवेशन होता है, थोड़ा लंबा डेरिवेशन होता है, बहुत मेहनत लगती है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर बहुत प्यारा निकल कर आता है। क्या? f1 प्लस f2 डिवाइडेड बाय 2। क्या करूं, इस बोर्ड पे अपना सर दे मारूं मैं आज? क्या नाम है इसका? नाम नहीं दिख रहा है आज मुझे। कितना प्यारा कमेंट आया। और 0.2 मीटर, सेंटीमीटर भी नहीं लिखा, मीटर लिखा हुआ है। हीना मीना डिका क्या कर रहा है ऐसा? पढ़ लो रे, पढ़ लो, कम से कम कैलकुलेशन करना ही सीख जाओ, बाकी सब तो छोड़ दो। कम से कम ये तो मत गलत बता दिया करो। अच्छा, केसरिया है क्या? चलो, हाँ भाई, 10 न्यूटन नहीं 5 न्यूटन ही रखकर सॉल्व करना होगा। हाँ, आगे बढ़ते। F बराबर F1 प्लस F2/2, ये याद रखना। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट सी बात पर आते हैं। ये तो सर सब हमने पढ़ लिया, ये तो एक्सटर्नल। अरे ये 5 न्यूटन का बल मैं लगा रहा हूं ना, बोल रहा हूं मैं लगा रहा हूं, इसलिए एक्सटर्नल लिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें एक दो और इंपॉर्टेंट सी बातें करते हैं। अब क्या होता है, हमारे पास सवाल आएंगे। अब सवाल में हमारे पास क्या होता है, सवाल में हमारे पास देखो 2-3 बातें, हमें इसमें बस 2-3 बातें और पढ़नी है। तो हाँ ठीक है सोनी, बहुत बढ़िया। अब यहां पर बात देखो, तुम ना सोना, यहां ध्यान दो। हमें 2 प्रकार के सवाल करने, एक तो ऐसा कुछ स्प्रिंग के नीचे स्प्रिंग लगा हुआ, और एक ऐसा कुछ कि नॉर्मल स्प्रिंग लिखा हुआ। F1 प्लस F2 में क्या समझा दूं, देख मैं समझाता हूं कि अगर यहां एक बल लग रहा है F1, यहां बल लगा है F2, तो यहां पर जो बल लगेंगे F1 प्लस F2/2 रख लेना, तो F बराबर kx रखेगा। तो यहां पे x की वैल्यू अगर निकालना तो F की जगह F1 प्लस F2/2 रखना है, बस यही समझाना है इसमें। 8:30 बजे छोड़ देना, क्यों भाई 9 बजे तक क्लास होती है रोज? अच्छा 9:30 बजे छोड़ देना लिखा हुआ है, ओके ठीक है, 9:30 बजे छोड़ देंगे। हाँ, तो अब ये वाली कुछ बेसिक सी बातें हमें पता होनी चाहिए थी। अब बेटा वो F1 प्लस F2/2 वाला नहीं आएगा, मैं लिख के दे रहा हूं तेरे को, सफेद कागज पे लिख के दे रहा हूं, ये नीट में नहीं आएगा, नहीं आएगा नीट में। क्यों? क्योंकि भाई इसका डेरिवेशन करने जाओगे ना तो तोते उड़ जाएंगे तुम्हारे। आगे बढ़ते अब हमें क्या पढ़ना है एक्चुअल में। अब हमें क्या करना है कि हमारे पास अगर बीच बीच में कहीं पर स्प्रिंग निकाल लगी आती है, तो देखो एक सवाल तो ये बहुत रद्दी सा सवाल है, एक्स की वैल्यू, ये तो बहुत मुश्किल है नीट में आना। ये थोड़ी ना पूछेगा तुमसे कि आप दे देगा, क्या दे देगा, एक्स पूछ लेगा, ठीक है। तो अब यहां पर हमसे क्या पूछा जाता है, हमें पूछा जाएगा कि स्प्रिंग लगी हुई है, स्प्रिंग का पाठ्यांक है ना, तो क्या पूछेगा, स्प्रिंग तुला, वैसे क्या बोलेगा उसे, वो स्प्रिंग तुला बोलेगा। स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक ज्ञात करें। अब स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक कैसे ज्ञात करेंगे, तो स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास एक स्प्रिंग है। अच्छा, स्प्रिंग तुला क्या होती है, सबसे पहली बात तो देखो, वजन मापने की अलग अलग मशीनें होती हैं, वजन मापने की अलग अलग मशीनें होती है। क्या, जैसे एक को तो तुमने देखा होगा जो मंदिर के बाहर बैठे रहते हैं, है ना, 5 रुपए में वजन मापो, उस पर तुम खड़े होते हो, वजन माप के दे देती है। तो वो मशीन किस पे कार्य करती है, मैंने बता दो तुम्हें, अभिलंब प्रतिक्रिया बल पे कार्य करती है। किस पे कार्य करती है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल पे कार्य करती है। दूसरी मशीन आपने देखी होगी या स्प्रिंग तुला देखा होगा। स्प्रिंग तुला क्या है, स्प्रिंग बैलेंस बोलते हैं अंग्रेजी में, से क्या बोलते हैं, स्प्रिंग बैलेंस। ये कुछ इस प्रकार का आपने देखा होगा। एक स्प्रिंग होती है और उसको एक बढ़िया से खांचे में सेट किया जाता है, और उसके यहां पर ऐसे यहां पर नंबरिंग लिखी हुई होती है,
और इसके नीचे यहाँ पे एक हुक इधर होता है और ये किसी हुक से ऊपर टंगी हुई होती है। क्या कभी किसी ने स्प्रिंग, हाँ कबाड़ी वाले के पास, आंगनवाड़ी में कहा मिल रही है ये, कबाड़ी वाले के पास होती है, या बर्फ की सिल्ली, हाँ बर्फ की सिल्ली अगर खरीदने जाओ तो उनके पास भी होती है ना, जो बर्फ बेचो ना, मतलब ऐसी कुछ चीज जो टेढ़े मेढ़े शेप की हो, तो टेढ़े मेढ़े शेप की हो तो उसको मेजर करने के लिए मतलब उसको तराजू पे ना चढ़ाया जा सके, है ना, तो उस स्थिति में स्प्रिंग तुला का उपयोग करते हैं। ओके, अब इस स्प्रिंग तुला के लिए हमने बोला, अब देखो स्प्रिंग तुला ऐसे भी बना सकते हैं या आपको एक नॉर्मल स्प्रिंग बना, से ये स्प्रिंग बना दी सवाल में, और आपको बोला ये स्प्रिंग ये बना दी, आपको सवाल में बोला कि ये स्प्रिंग बना दी, आपको बोला कि भैया यहाँ पे स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक क्या होगा, तो नॉर्मल स्प्रिंग भी वही चीज होती है ना। अब यहां पर अच्छा जिसके पास है घर में या जिसने देखी है तो, या जिसके पास है तो एक बार फील करना ना कि एक तरफ से मैं अगर खींचूंगा इसे तो कुछ नहीं होगा। हाँ, भूसा तोलने में भी काम आता है, बिल्कुल भूसा तोलने में भी काम आता है। क्या बोल रहा है कि मैंने लटक कर भी वजन तोला था, हाँ भूसा तोलने में काम आता है। तुम लटक लो तो तुम्हारे भी वजन आ जाएगा, हाँ तुम्हारे दिमाग का भी वजन आ जाएगा उससे। हाँ भाई, हाथी तोलने में काम आता है, बहुत बढ़िया बेटा। ऐसा क्या, कौन सा धंधा है तुम्हारे घर, या ऐसा कौन सा कारोबार है इसमें हाथी को तोलना पड़ता है? हाँ, गैस सिलेंडर में भी काम आता है। हाँ, भूसा तोलने और तुमको तोलने, बात बराबर ही, तुमको तोले या भूसे को तोले, यहां पर ध्यान दो। अब यहां पर अगर किसी के पास हो तो ऐसा फील ले सकते हो, आंगनवाड़ी में बच्चों को तोल रहे, बहुत बढ़िया, गजब आंगनवाड़ी है भाई ये तो। हाँ, रुई तोलने में भी काम आता है। कौन सी आंगनवाड़ी में बच्चों को तोल रहे हैं ना, उनको बोलो भैया वो छोटा वाला एक तराजू ले ले, इलेक्ट्रॉनिक वाला, ऐसे बच्चों को तोला कर लटका कर उसमें रस्सी वस्सी ढंग से टंगी नहीं, बच्चा गिर गया नीचे। भाई साहब, तो मेरे को लगता है तुम में से भी कुछ लोगों को ना वो आंगनवाड़ी में तराजू पे तोला हुआ है, लटका कर स्प्रिंग तुला पर, है ना, तभी तुम इतने तूफानी हो। सर हम तो पैदा हुए तब से ही तूफानी है ना, हमको तो सर, आपको क्या लगा सर हमारे घर वाले ऐसे तोलते थे? नहीं सर, हमारे घर में तो सब फेंक देते थे हमको, स्प्रिंग तुला के नीचे एक तराजू बनाया था सर हमारे वहां पे, तो हमारे वहां आंगनवाड़ी में ऐसा एक तराजू था, पटक देते थे, इतना वजन आया, बहुत बढ़िया ना सर। फिर मैं थोड़ा बड़ा हो गया तो मैं खुद ही लटक जाता था इस पे वजन करने के लिए। अच्छा, झोली में बिठा कर करते, ठीक है चलो कोई बात नहीं सर, आप सर हमें छोटा मोटा मत समझो, बहुत तूफानी लोग हैं सर हम। चलिए, तो स्प्रिंग मतलब कुल मिला के स्प्रिंग तुला तुमने देखा है। बोरे में क्या तोल रहे, बोरे में बच्चा डाल के अच्छा, एक बच्चे ने देखो थोड़ा धीरे धीरे कमेंट आने दिया करो कभी कभार, है ना, वरना कमेंट मिसमैच हो जाता है। एक बच्चा कुछ बोरे में तोल रहा था और एक बच्चे ने ऊपर लिखा बच्चे को तोला जाता, तो पढ़ने में ऐसा आ गया, एक बोरे में बच्चे को तोला गया। देखो, तो अब बोरे भर भर के बच्चे आ रहे, बहुत ही बढ़िया। तो अगर मान के चलो यहाँ पे हमने द्रव्यमान रख दिया तो इसका पाठ्यांक आता है, इसकी वैल्यू आती है। डॉग को तोलने के लिए, हाय साहब, बस 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 समझ गया, मैं सब कुछ समझ गया। कुत्ते को कैसे तोलते हो तुम्हारे, कुत्ते को कैसे तोलते हो इस तुला पे? मतलब कुत्ते के ऐसे पट्टा बंधा तो पट्टे से लटका देते हो उसको सीधे, ऐसा कुत्ते का पट्टा लिया उसमें टांग दिया, कुत्ता तुम उसका वजन नाप रहे हो, बहुत दुष्ट हो तुम लोग। देखो यहां पर, तो यहां पर क्या होगा, इसमें अगर हमने एक द्रव्यमान रखा तो ये इसे थोड़ा सा नीचे लेकर आ जाए, मतलब इसकी स्प्रिंग थोड़ी सी खींच जाती है, तो उसके सामने उसके नंबरिंग आ जाती है। तो अब ये जो है वो नॉर्मल हमारा जो हमने पढ़ा उसी की प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखो क्या हो रहा है यहां पर, एक बात बताओ,
ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग को अलग से, आप स्प्रिंग तुला को गोली मार देते, हम स्प्रिंग बना लेते, नॉर्मल स्प्रिंग बना लेते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल स्प्रिंग थी। अब यहां पर ये तो दीवार से चिपकी हुई है, हाथ से दीवार से लगी हुई है। अब यहां पर नीचे की तरफ अगर ये द्रव्यमान लटकाया हमने, तो अब अभी तक हम स्प्रिंग को सीधा बना देते, अब खड़ा बना दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्प्रिंग वही होती है। तो अगर इसमें यहां पर यह m द्रव्यमान का एक ब्लॉक है, तो ये m द्रव्यमान का ब्लॉक जो है उसे कितने बल से नीचे खींच लेगा, इसे कितने बल से नीचे खींच लेगा, कितने बल से नीचे खींच लेगा। जितना बल हम लगाएंगे उतना ही बल स्प्रिंग, बेटा जितना बल हम लगाएंगे उतना बल स्प्रिंग नहीं लगाएगी, तो हम तो इसमें नीचे झूलते रह जाएंगे। अजीब अजीब से डाउट। एक बच्ची बोल रही है कि सर आप बोल रहे हो जितना बल हम लगाएंगे उतना बल अगर स्प्रिंग भी लगाएगी तो गलत बात हो जाएगी। बेटा अगर उतना बल स्प्रिंग ने नहीं लगाया, तुमने ही बल लगाया, तो तुमने उसको पकड़ा और तुमने ही बल लगा, तो नीचे गिर जाओगे तुम तो झूल के। वो बल अंदर आंतरिक बल लग रहा है, तभी तो तुम बैलेंस बन गए वहां पर, तभी तो बैलेंस बना। ठीक है, तो बैलेंस कैसे बनेगा? हल्की सी खींचेगी और वो तुम पे बल लगाएगी ऊपर, नीचे पृथ्वी का बल लग रहा है, तो बैलेंस हो गया, वहां पर रुक गए तुम। तभी तो नाम है स्प्रिंग बैलेंस, तभी तो बैलेंस करके चीजें मैच कर पा रहे हैं हम। तो यहां पर नीचे की तरफ mg बल लगा। ठीक है, तो mg बल लगा तो इसकी कुछ ना कुछ लंबाई में परिवर्तन आ गया होगा। बस हमें ये निकालना, हमें परिवर्तन परिवर्तन कुछ निकालना, हमें निकालना कि इसका पाठ्यांक कितना आएगा। तो बस कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है कि सर यहां पर अगर हमने mg बल लगाया तो यह खींचेगी और यह लंबाई में परिवर्तन आएगा, तो ये जो है वो बैलेंस कर जाएगी। तो अगर बैलेंस हो गई है, बैलेंस हो गई है, तो इसमें कितना स्प्रिंग में तनाव कितना उत्पन्न हो जाएगा, या स्प्रिंग, देखो स्प्रिंग में तनाव, यह भी बोल सकते हैं। क्या क्या पूछ सकते हैं? स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक या स्प्रिंग में तनाव भी बोल सकते हैं। इस चीज को ऐसा भी बोल सकते हैं हमसे, स्प्रिंग में तनाव कितना है, स्प्रिंग में तनाव, या स्प्रिंग बल भी पूछ सकते हैं। ये सब एक ही शब्द, एक ही चीज के लिए है ना, स्प्रिंग बल। तो अब यह सब जो है वह कितना होगा, है ना। तो अब हम यहां पर अगर बिल्कुल कॉमन सेंस की बात समझे, तो क्या इसमें किसी भी प्रकार का त्वरण हो रहा है? नहीं सर, किसी भी प्रकार का त्वरण नहीं हो रहा। तो यहां पर बाह्य बल कितना हो गया सर? अब बाह्य बल mg के बराबर हो गया। तो अगर बाह्य बल mg के बराबर हो गया, तो स्प्रिंग भी ऊपर की तरफ जो प्रत्यानंद बल लगाएगी, fx लगाएगी या fs लगाएगी, वो mg के बराबर होना चाहिए। विपरीत दिशा में mg के बराबर होना चाहिए, हाँ या ना, हाँ या ना। कितनों को ये बात चमकती है कि सर जितना बल मैं लगाऊंगा उतना बल स्प्रिंग को लगाना चाहिए, तो कितना होगा? mg के बराबर ही होगा। ठीक है, तो इस चीज को आसान कैसे बनाएंगे? तो इस चीज के लिए हम पढ़ेंगे एक चीते की सोच, एक छोटा सा SP स्टार। क्या कि सर बार बार हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बार बार हम कैसे सॉल्व करेंगे? इससे अपने फील भी क्या होगा ना यार, जितना, अबे यार अगर ये चीज ऐसा नहीं काम करती तो हम वजन नापने के लिए mg इसका यूज क्यों करते हैं? हम वजन नापने के लिए यूज करते ना, क्यों यूज करते? क्योंकि जितना वजन हम यहां रखेंगे उतनी रीडिंग ये देगा। तो कितनी रीडिंग देगा कैसे पता चलेगा? तो सर हम जितना mg यहां पर रखते हैं उसके हिसाब से खिंचाता, तो वो आंसर तो न्यूटन में आता, लेकिन वो स्प्रिंग में भी वो जो लेवल मार्किंग करते ऐसे सेटिंग कर देते कि g से डिवाइड कर देते, तो आंसर हमें आखिरकार kg में ही पता चलता है, या द्रव्यमान kg में ही पता चलता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है इसका छोटा सा SP स्टार, कि यहां पर अगर आपको कभी भी स्प्रिंग दिया जाए, क्या दिया जाए? स्प्रिंग दिया जाए, तो आप उस स्प्रिंग को गोली मारो और उस स्प्रिंग को गोली मारकर, अच्छा कुछ बच्चे बोल रहे हैं mg माइनस टी, बेटा टी कहां से आया? टी तनाव, तनाव रस्सी है क्या? तनाव किस में आता है? रस्सी में आता है। तो यहां पे स्प्रिंग है, तो mg माइनस टी बराबर kx, ये तो बिल्कुल ही गलत इक्वेशन है, कोई काम की इक्वेशन नहीं है। ये तुम लिख रहे हो mg का बल नीचे लग रहा है, ऊपर की तरफ तो स्प्रिंग बल लग रहा है kx, और ये kx किसके बराबर होता है? सर ये kx तो बाह्य बल के बराबर होता है, तो तनाव तो t आया ही नहीं। क्लियर है?
हाँ बेटा mg जो है वो नेगेटिव में नहीं, अच्छा यहां पर नेगेटिव में आना चाहिए, कोई बात नहीं, वो मैंने दिशा ऊपर बना दी। अगर मैं यहां भी नेगेटिव लगा दूंगा, मैं लिख रहा हूं फॉर्मूला, एरो भी बना रहा हूं, नेगेटिव लिख रहा हूं, तो ये तो गलत ही होगा ना, ऊपर दिशा भी बना दी, यहां नेगेटिव भी लिख दिया तो नेगेटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव हो जाएगा। तो वो परिमाण लिखा हुआ है, दिशा ऊपर बना दी है मैंने। अच्छा, तो अब यहां पर क्या इंपॉर्टेंट सी बात है कि जब भी आपको क्वेश्चन में स्प्रिंग आएगी, आप उस स्प्रिंग को गोली मारोगे, उसकी जगह एक रस्सी मानोगे, और रस्सी का जो तनाव होता है वही स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक या स्प्रिंग में तनाव या स्प्रिंग बल होता है। क्लियर है मामला? आई बात समझ में, है ना? क्या बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। जब भी इस प्रश्न में जब स्प्रिंग दिया जाएगा, जब स्प्रिंग दिया हो, तब स्प्रिंग की जगह पर, स्प्रिंग की जगह पर रस्सी मान लो, मान लो रस्सी में जो तनाव बल होगा या रस्सी का तनाव बल ही स्प्रिंग बल होता है। या स्प्रिंग बल होगा। ऐसा क्यों हो रहा है सर? क्योंकि स्प्रिंग भी तो वही काम कर रही है जो रस्सी कर रही थी। रस्सी क्या करती है, जैसे टांगते हो तुम तो वो एकदम खींच, वो उसमें भली लंबाई में परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन वो तन जाती, कड़क हो जाती, टाइट हो जाती। तो अब यहां पर स्प्रिंग भी कब तक टाइट होगी? स्प्रिंग भी क्या करेगी सर? स्प्रिंग में अगर आप नॉर्मली इसको खींचोगे तो जितना बल नीचे से लगा रहे हो उतना ही बल वो लगाकर वहां पे सेट हो जाएगी, ठीक है। अब वो नहीं हिलने वाली है ना, तो वो उसमें तनाव उतना बना रहेगा, तो उसकी जगह रस्सी मान लो, मामला खत्म, कहानी खत्म, पैसा हजम। तो जैसे अगर हमने यहां पर इस सवाल में क्या होता है, कोई भी सवाल देख लो, अब आपकी जिंदगी में कोई भी सवाल आ जाए आपको चिंता वाली बात नहीं है। जैसे आपको आया यही वाला सवाल, रस्सी, यही वाला सवाल था, नीचे सर एक m द्रव्यमान लटका हुआ है तो गोली मार दो, ये मान लो रस्सी, एक द्रव्यमान नीचे लटका दो, तो इसमें तनाव कितना होगा, mg के बराबर, तो इसमें स्प्रिंग बल mg के बराबर आ गया, कहानी खत्म होगी। अब कुछ भी सवाल हो, जहां अभी मैंने तनाव वाले सवाल करवाए तो वहां वो स्प्रिंग फंसा के तो मैं मजे ले सकता है, वहां स्प्रिंग फंसा के मजे ले सकता है। जैसे हमने इतने डिफिकल्ट सवाल करे सर, बहुत डिफिकल्ट सवाल। जैसे हमें बोला कि यहां पर एक रस्सी है, उसके नीचे एक द्रव्यमान लटका हुआ है, एक रस्सी है और एक और द्रव्यमान लटका हुआ है, यह है m1, यह है m2। तब बताओ इस स्प्रिंग बल का मान क्या होगा? तो क्या करेंगे हम पहले सर एक काम करेंगे, इसमें एक रस्सी ऊपर मान लेंगे, एक m1 द्रव्यमान लटका देंगे, फिर एक रस्सी नीचे बांध देंगे, फिर m2 द्रव्यमान लटका लेंगे। तो इसमें तनाव, इसकी जगह हमने रस्सी मानी है। सिद्धू मूसेवाला बहुत बढ़िया बेटे, अब यहां ध्यान दे ले। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पे तनाव जो होगा सर वो m1 प्लस m2 इंटू जी हो जाएगा। तो इसमें स्प्रिंग बल क्या होगा, स्प्रिंग बल होगा m1 प्लस m2 इंटू जी। लो मामला खत्म, पैसा हजम। इसी प्रकार से नारायण शर्मा, यहां ध्यान दो बेटा, इसी प्रकार से और क्या हो सकता है, इसी प्रकार से हमारे पास और ये जितने सवाल करें ना तूने, जितने सवाल किए, जैसे यहां पर एक स्प्रिंग पड़ी, मान के चल ऐसा कर दिया, स्प्रिंग में बांध दी एक पुली और पुली के नीचे बांध दिए दो द्रव्यमान, ऐसा एक द्रव्यमान m1 बना दिया, एक द्रव्यमान यहां से m2 बना दिया, ठीक है। अब बोला भैया बताओ ये स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक क्या होगा, स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक क्या होगा? तो कैसे करेंगे यहां पर? अब हम यहां पर
फिर से यही सब कुछ बनाएंगे। वैसे आप देखो 2-4 बार बना लो, बाकी फिर बनाने की जरूरत नहीं। क्या सर हमें पता है कि इसकी जगह हमें क्या मानना है, सर इसकी जगह हम मान लेंगे एक रस्सी। तो अब इस रस्सी का तनाव बता सकते हैं क्या? हाँ सर हम रस्सी का तनाव बता सकते हैं। कुछ याद आया कि सर इस रस्सी में तनाव अगर T होता है तो ऊपर वाली रस्सी में तनाव 2T होता है, तो स्प्रिंग बल जो होगा यहां पर वो 2T के बराबर हो जाएगा, या 2 × 2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 याद करवाया था पिछली क्लास में मैंने। बोल प्यारे, क्या ऐसे सवाल कर पाओगे? क्या सारी बातें क्लियर है? कोई भी सवाल जितने हमने रस्सी पे करे सब कुछ रस्सी हटा के, मतलब तुम्हें स्प्रिंग बोल देंगे, स्प्रिंग हटा के रस्सी बांध दो, खत्म कहानी। चलो आगे बढ़ते, ये वाला सवाल करते। आप मुझे T1 T2 की वैल्यू बताओ। एक यहां पे 1 किलो का द्रव्यमान है, एक 2 किलो का द्रव्यमान है। के क्यों दिया हुआ है? के को भी गोली मारो, केवल आप स्प्रिंग में तनाव क्या होगा ये बताइए। स्प्रिंग में तनाव क्या होगा? T1 T2 की वैल्यू बताना है आपको। आपके पास है यहां पर पूरे 30 सेकंड का समय। T1 T2 वैसे 10 सेकंड का ही सवाल है। T1 T2 की वैल्यू क्या आएगी? आ गया जवाब 30 न्यूटन 40 न्यूटन। ये 40 न्यूटन कौन लेकर आ गया? बीस और 30 न्यूटन। और कोई? 2G 3G? अरे भाई साहब 4G 5G का जमाना चल रहा है अब तो। T1 क्या होगा? सर ये रस्सी मान लो, तो T1 या स्प्रिंग बल F1 जो होगा वो होगा नीचे वाला पूरे द्रव्यमान, तो ये हो जाएगा 3G या 30 न्यूटन। क्या एक लाइन में सभी कर पा रहे हैं? T2 ये होगा F2 के बराबर, या नीचे वाले का द्रव्यमान तो हो गया सर 2G, ये हो गया 20 न्यूटन। अरे बोले मेरे प्यारे, क्या बहुत आसान लग रहा है। अच्छा अब जब के देंगे तो के दे के स्प्रिंग, अरे टोटल क्यों निकाल रहे हो? अरे भाई रुक जाओ, इतना भावनाओं में दो, टोटल भी निकाल दिया। सोनी जी रुक जाओ, थोड़ा भावनाओं में ना भेजो बहू। टोटल नहीं पूछा, टोटल क्यों निकालूंगा मैं? दोनों का मिलाकर थोड़ा, इसमें अलग लग रहा है इसमें अलग लग रहा है, दोनों की कहानी अलग अलग है, टोटल क्यों करेंगे हम? अच्छा है ना, कुछ तो अंदर रुकते ही नहीं। 20 30 50 सर 50 भी लो, 50 की जरूरत ही नहीं है भाई। अच्छा अब ऐसा पूछ सकते कि इन दोनों स्प्रिंग में, ये स्प्रिंग नंबर 1 है या स्प्रिंग नंबर 2 है, स्प्रिंग में प्रसार, अगर स्प्रिंग में प्रसार पूछे तो फिर F बराबर -kx या F बराबर kx की जरूरत आएगी, क्योंकि तो बाह्य बल ही है हमारा। तो स्प्रिंग में प्रसार कितना आएगा? स्प्रिंग में प्रसार ही होगा ना, किसको लगता नहीं संपीड़न हो जाएगा, ऐसे लटकाएंगे तो खींचेगी ना कि दबेगी स्प्रिंग। तो यहां पर पहली वाली स्प्रिंग के लिए निकालते, स्प्रिंग 1 के लिए, तो क्या होगा सर? ये हो जाएगा F बराबर kx। माइनस क्यों नहीं लगाऊं? कि बाह्य बल है इसलिए, ठीक है। तो यहां पर F की वैल्यू कितनी है? F की वैल्यू है 30 न्यूटन, बराबर होगा K कितना है? 100 × x। तो ये x1 कितना आ जाएगा? 0.3 मीटर। x1 आ गया। x2 कितना आएगा? स्प्रिंग नंबर 2 आसान लग रहा है। 0.3 0.2 बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम। तो F बराबर kx, स्प्रिंग नंबर 2 में से, स्प्रिंग नंबर 2 में 20 न्यूटन लग रहा है, तो K की वैल्यू है 100 × x, टचक 0.2 मीटर x2 आ गया। क्लियर है मामला? अच्छा चलो अब देखते हैं एक और सवाल, एक दो और सवाल है हमारे पास। ये वाला एक सवाल है, इधर 3 जगह बची है, इसको थोड़ा सा सेट करके एक और छुटका सा सवाल मेरे दिमाग में आया अभी तो थोड़ा सा सेट कर देता हूँ साइड में, इसका हम इधर पहुंचा देते हैं। हाँ एक और सवाल बताओ यार, एक और सवाल बताओ, गलत मत बताना बस, एकदम आसान सी बात है।
अगर मेरे पास यहाँ पे थीटा कोण का आनत तल है, इस थीटा कोण के आनत तल पे यहां पर एक दीवार सी बना दी छुटकू सी, और इसमें लगा दी एक स्प्रिंग, और यहां रख दिया एक m द्रव्यमान का ब्लॉक। बताओ स्प्रिंग में तनाव क्या होगा या स्प्रिंग बल क्या होगा? आज केमिस्ट्री क्लास होगी क्या? नहीं, आज केमिस्ट्री की क्लास नहीं होगी। जी का मान 10 लेते बेटा, जी का मान 10 लेकर सॉल्व किया मैंने वो। फिजिक्स में जितने कर पाओ उतने करो। mg tan थीटा, ओहो क्यों नहीं होगी? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। ये तो अब कामेश सर से ही पूछना था। कामेश सर को शायद कुछ घर जाना का काम आ गया है। mg sin थीटा, और ये बहुत ही बढ़िया। F बराबर जो होगा वो बराबर हो जाएगा mg sin थीटा के स्प्रिंग बल। समझाऊं या समझ में आ गया सभी को? क्योंकि रस्सी में तनाव यहां पे mg sin थीटा नीचे लग रहा है तो उतना ही स्प्रिंग लगाएगी, mg sin थीटा, कहानी खत्म। चल ये बताओ, हाँ इसमें रस्सी में तनाव बताना है आपको, इसमें रस्सी में तनाव बताना है आपको, इसमें रस्सी में तनाव बताना है। आज केजे सर की शादी के, बेटा केजे सर की शादी होगी तो शादी में क्या एक दिन में आदमी 2 दिन में शादी करके आ जाएगा? कहां हो रही है ऐसी शादियां, हमको भी बता दो। चलो करो करो, सवाल करो सवाल करो सवाल करो। सिद्धू मूसेवाला, पहले तो ये बताओ तुम्हारा नाम क्या, और ये फोटो भेजना बंद करो अब। लुलु मॉल में हो रही है। अरे हाँ, आज एक बच्चे ने, है ना, नाम पता नहीं, तुम में से कोई है क्या? लुलु मॉल घूमने गया था शायद संडे के दिन, तो इंस्टाग्राम पे फोटो डाली लुलु मॉल की। अच्छा ये है लुलु मॉल। हाँ अरे अब बस यहां पे तनाव बताओ। सबसे पहले तो त्वरण निकालना पड़ेगा, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? त्वरण निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो इस निकाय का त्वरण निकालो, क्योंकि ये गति कर रहा है। क्या कर रहा है? गति कर रहा है। गति कर रहा है। हाँ त्वरण बताओ सबसे पहले। 5/6 जी, ठीक है। त्वरण कैसे निकलेगा देखते हैं। सर त्वरण एक लाइन का खेल है, इस पूरे निकाय को नीचे कौन खींच के चला रहा है? सर ये दोनों मिलके चला रहे। देखो सर ये दोनों मिलके चला रहे, तो यहां पे 2g प्लस 3g दोनों का तो mg को नीचे बटे में कुल द्रव्यमान, तो 2 + 3 + 1 तो 6 हो गया। वेरी गुड। 5g/6 त्वरण आएगा। त्वरण क्यों निकाला? क्योंकि देखो ये अल्टीमेटली क्या है, ये एक रस्सी है, तो इस रस्सी में तनाव निकालना है तो मुझे किससे निकलेगा सर? वह हमको सर निकालना पड़ेगा, और यह निकलेगा यहां से पहले त्वरण निकालकर। तो अब तनाव कितना आएगा? तो अब तनाव निकालना है तो किसी रस्सी, ये स्प्रिंग किस किस से बंधी है? स्प्रिंग किस किस से बंधी है? तो सर स्प्रिंग जो है वो बी से भी बंधी है, सी से भी बंधी है, दोनों से बंधी है स्प्रिंग। बहुत ही बढ़िया। तो स्प्रिंग अगर दोनों से बंधी है तो किसी भी ब्लॉक से निकाल सकते हो। किस से निकाले? बी से निकाले या सी से निकाले? बी से निकालने में दिक्कत यह कि ऊपर का रस्सी का तनाव भी नहीं पड़ा, नीचे का स्प्रिंग बल भी नहीं पता, तो फंस जाओगे। सी से निकालो तो ज्यादा आसान हो जाए। सी, ब्लॉक सी को बनाते, तो ब्लॉक सी की जिंदगी में क्या चल रहा है सर? ब्लॉक सी की जिंदगी में ऊपर की तरफ है स्प्रिंग बल, है ना, नीचे की तरफ है mg, 3mg या 3g, और ये कहां जा रहा है? कहां जा रहा है सर? ये जा रहा है नीचे की तरफ। कहां जा रहा है? नीचे की तरफ, ए त्वरण से। कहां जा रहा है? नीचे की तरफ, ए त्वरण से जा रहा है। तो अब क्या होगा सर?
ना, यहां से देखो टी भी लिख सकते हैं, एफएस भी लिख सकते हैं। मैंने एफएस क्यों लिख दिया, क्योंकि यहां पे स्प्रिंग थी सीधे, इसलिए एफएस लिख दिया। टी भी लिख के सॉल्व करके बाद में उसको स्प्रिंग बल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे जा रहा तो कौन सा बल ज्यादा होगा सर, 3G ज्यादा होगा। तो 3G माइनस एफएस बराबर होना चाहिए M इंटू ए की। क्या करा मैंने, ये नेट बल, और नेट बल किसके बराबर होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, जो पिछले चैप्टर में, सॉरी इसी चैप्टर में जो पहले पढ़ा वो सब कुछ काम आ रहा है। तो होगा 3G माइनस एफएस। एफएस की वैल्यू सर हमें निकालनी है। द्रव्यमान कितना है, तो द्रव्यमान है 3 किलो, तो 3 इंटू त्वरण कितना है 5/6G, और हो जाएगा 3G बराबर माइनस एफएस। कचक कचक 2 आ गया। तो क्या करेंगे अब इसको, ये हो जाएगा सर 3G माइनस एफएस बराबर होगा 5/2G। अब ये इधर भेज दो, उसे इधर ले आओ, या आप चाहो तो और थोड़ा आसान कैलकुलेशन बनाने के लिए G की वैल्यू रख दो, ताकि ये कट के बन जाए 5 और ये बन जाए 30। तो ये 30 माइनस एफएस बराबर होगा 25 के। तो ये आप ज्यादा आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे। एफएस की वैल्यू आ जाएगी 5, 30 माइनस 5 करोगे, 30 माइनस 25 करोगे 5 न्यूटन आ जाएगा। तो स्प्रिंग बल जो है वो यहां पर 5 न्यूटन का है, 5 न्यूटन, बहुत ही बढ़िया। थोड़ा साइड से लिखा करो, ठीक है, पूरा साइड से लिख देंगे हम। ठीक है, क्लियर है मामला, समझ में आ गया सभी को। सर मैं केजे सर की शादी में डीजे बजाने जाऊं क्या, चले जाओ, और अपने 2-4 दोस्तों को भी ले जाना नागिन डांस करने के लिए। चल बस ये टी का मान, ये यहां पर स्प्रिंग बल का मान निकालना था। अब ऐसे आपको काफी सारे क्वेश्चन होमवर्क में मिल जाएंगे। अब हमें इसमें एक और छोटी सी चर्चा करनी है, एक और छोटी सी चर्चा करनी है। चलो पहले तो एक और सवाल का जवाब बता दो यार मुझे, एक और सवाल का जवाब बता दो मुझे। इधर M द्रव्यमान है, इधर एक स्प्रिंग लगी हुई है, इधर रस्सी बंधी हुई है, और इसके इधर एक और M द्रव्यमान है। अब आपको इस स्प्रिंग में स्प्रिंग बल बताना है। 5/6 कैसे है, ऐसे आया बेटा, ये 2 + 3 करते 5 आता है। अब 2 + 3 कहां से आया, ये तो इसके लिए तो क्लास देखनी पड़ेगी। बताओ भाई कितना होगा यहां पर स्प्रिंग में तनाव या स्प्रिंग बल कितना आएगा। M के बराबर आएगा। नहीं बेटे, ये कौन बताया, कृष्णा नहीं बेटा, ऐसा नहीं कर सकता। अरे ऐसा क्यों कर लेगा, कुछ भी कर लेगा क्या, T बराबर M1 M2 M3 है ना, ऐसे थोड़ा ना, मतलब ऐसे थोड़ा फॉर्मूला बना देते कुछ भी, M1 M2 M3 इंटू G अपन में M1 + M2 + M3। ये तो विमीय रूप से गलत हो गया बेटा। 25 माइनस 30, 30 माइनस 25 का, और यहां पे G की वैल्यू 10 रखी तो 30, और यहां पर G की वैल्यू 10 रखी तो 25 आया। 25 30 माइनस 25 5 होता है। चल तो क्या होगा इसमें F का मान, क्या होगा इसमें F का मान। अच्छा मेरा नाम विनीत कुमार है, बहुत ही बढ़िया। 0 2 mg, ओके, लेट्स सी। अच्छा चलो पहले तो ये बताओ कि ये त्वरित होगा या नहीं होगा, इसमें त्वरण होगा या नहीं होगा। देखो बहुत सारे तरीके से सोच सकते हैं इस चीज को, इसमें त्वरण होगा या नहीं होगा। सब कुछ छोड़ दो, इसमें त्वरण होगा या नहीं होगा, ये बताओ। तो ये सोच के बताओ, ये चलेगा या नहीं चलेगा, त्वरण होगा या नहीं होगा। बिल्कुल सही बात सर, इसमें त्वरण नहीं होगा। त्वरण G के बराबर क्यों होगा बेटा, ये देख G के बराबर तब होता है जब इसको मैं छोड़ दूं तो धर करके नीचे जा,
ये इधर से भी खींच रहा है, इधर से भी खींच रहा है, m द्रव्यमान इधर है, m द्रव्यमान इधर है, तो दोनों ने तो बैलेंस बना के रख दिया ना। मान के चलो यहां पर मैंने रस्सी ली, एक पुली बनाई, इसमें इधर m द्रव्यमान लगा दिया और इधर m द्रव्यमान लगा दिया, तो ये चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं सर, ये नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों तरफ बराबर द्रव्यमान है, दोनों तरफ बराबर द्रव्यमान है। तो अगर यहां पर इसमें भी दोनों तरफ बराबर द्रव्यमान है, तो इसमें क्या होगा, नीचे की तरफ mg लगेगा। देखो दो फोटो बना लिया करो ना, एक क्वेश्चन का, उसमें एक लाइन लिख लो, स्प्रिंग बल प्राप्त करना है, स्प्रिंग बल। अब इसका हल करेंगे हम, एक बार फोटो बना लो ताकि आपको ये क्लियर रहे कि क्वेश्चन में क्या पूछा था और हमने सॉल्व क्या किया। तो यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस पे नीचे की तरफ mg लग रहा है, इसमें भी नीचे की तरफ mg लग रहा है। अच्छा, अगर ये नहीं चल रहा है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर इस रस्सी में जो तनाव है वो T होगा, इस रस्सी में भी जो तनाव है वो T होगा, और T बराबर mg है। क्या मैं इतनी सी बात बोल सकता हूं कि T बराबर mg है? हाँ, F अपॉन में m1 प्लस m2 लगा है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात बेटा, बिल्कुल सही बात है ना। तो यहां पर क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं T बराबर mg होगा? ठीक है, तो ये इस पूरी रस्सी में इधर की तरफ तनाव T है, इस पूरी रस्सी में इस तरफ तनाव T है। तो अगर इसमें स्प्रिंग को देखो तो स्प्रिंग को दोनों तरफ से TT से खींचा जा रहा है, फोर्स F से खींचा जा रहा है, और F बराबर mg है, तो मतलब F बराबर mg हमारा आंसर है। अरे बाबा, बहुत ही मुश्किल जीवन। कितनों ने ये सोच लिया था और फिर से समझते इस चीज को। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे, मेरे पास यहाँ पे एक स्प्रिंग है, ठीक है, इस स्प्रिंग में देख करा क्या है, मैं इसको ऐसे खींचता तो मैंने ना खींचते हुए दो द्रव्यमानों ने दोनों तरफ से खींचा है। अगर मैं इस स्प्रिंग को ऐसे खींचता तो मेरे को लगा नहीं भैया मैं को थकूं, तो मैंने यहां से एक रस्सी ली और दोनों तरफ जितना मैं खींच रहा था उतने ही द्रव्यमान लटका दिए। तो यहां पर मैंने द्रव्यमान लटका दिए। अब जिसको लग रहा है कि नहीं सर 2mg आंसर आएगा, तो वो एक बात बताए कि अगर मैंने इस स्प्रिंग को इधर से 5 न्यूटन से खींचा, उधर से 5 न्यूटन से खींचा, तो स्प्रिंग पे बल 10 न्यूटन है या 5 न्यूटन है? सब 5 न्यूटन था, तो वही बात यहां भी हो रही, इधर और इधर खींचे जाने वाला बल बराबर है, दोनों तरफ खींचे जाने वाला बल बराबर है। ठीक है, तो दोनों तरफ खींचे जाने वाला बल बराबर है, तो F बराबर mg। अच्छा, अगर जिसको अभी भी दिक्कत हो रही तो उसके लिए मैं बता दूं एक और बात कि देख बेटा, ये और ये एक ही चीज बनी हुई है, ये और ये एक ही चीज बनी हुई है। अगर मान के चलो यहां पर, अच्छा वो वाले क्वेश्चन का हिंट दे देता हूं मैं, है ना, एक होमवर्क का क्वेश्चन हिंट दे देता हूं। पहले यहां पर देख लो बेटा कि यहां पर अगर एक रस्सी, अगर मान के चलो ये और ये एक चीज कैसे ये एक चीज कि अगर मैंने बोला होता कि यहाँ पे रस्सी बना लो, एक रस्सी बनाओ पहले तो रस्सी बना लो, तो कर क्या रहा है यार, ये एक द्रव्यमान इधर लटका हुआ है, एक द्रव्यमान इधर लटका हुआ है, तो ये आइडेंटिकल है, एक पुली है दो पुली, मैंने क्या करा यार, यहाँ पे इसको रस्सी को खींच भी लूंगा तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता, ये रस्सी को लंबी कर लिया मैंने और इधर से लटका दिया, एक इधर से लटका दिया, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, एक इधर द्रव्यमान लटका हुआ है, एक उधर द्रव्यमान लटका हुआ है, तो ये दोनों एक ही चीज है। हाँ, F बराबर माइनस, अरे मूर्ख, F बराबर माइनस kx होगा, तो kx अरे कब करेंगे, जब x की वैल्यू निकालनी है, पहले f की वैल्यू तो निकाल ले, तो f की वैल्यू निकालना सिखा रहे हैं हम आपको। ठीक है, तो ये दोनों एक ही चीज है। अब जिसको लगता है कि नहीं सर हमको तो नहीं पता, ये हमको तो फील ही नहीं आ रहा इसका, तो देख क्या इसका फॉर्मूला रटा था 2m1 m2 अपन में m1 प्लस m2 अपन में g। अगर हाँ तो इसमें m1 बराबर m2 रखो तो हो जाएगा 2 इंटू m अपॉन में m प्लस m इंटू जी, तो ये हो जाएगा 2 इंटू m का स्क्वायर अपॉन में 2m इंटू जी, m से m, 2 से 2 कट गया, mg बचा, mg बचा, मामला खत्म, पैसा हजम। क्लियर है कहानी? आ गया सभी को समझ में?
है ना, कि देखो ये इसमें बस इतना सा ऐसा थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाओ और ये सोचने की कोशिश करो यार कि अगर एक स्प्रिंग लगी हुई है या एक रस्सी है, एक रस्सी को मैंने दोनों तरफ द्रव्यमानों से लटका दिया, तो इसमें और एक रस्सी ली और दोनों तरफ द्रव्यमानों से लटका दिया, तो इन दोनों में बाह्य बल बराबर है, सब कुछ सेम है, तो तनाव भी सेम ही होगा। और यहां पर भी वही चीज हो रही है कि एक रस्सी, एक स्प्रिंग ली, एक स्प्रिंग में इधर एम द्रव्यमान, इधर एम द्रव्यमान है, तो इधर एम से खींच रहा है, इधर एम जी से खींच रहा है, इधर एम जी से खींच रहा है। और अगर ये तरफ, अगर दोनों तरफ समान से खींचा जा रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है सर, इधर एम जी इधर टी, तो यही टी यहां पर होगा, यही टी यहां पर भी होगा, तो इस स्प्रिंग को अल्टीमेटली दोनों तरफ टी से खींचा जा रहा है। अच्छा, अगर मान के चलो इसमें अलग अलग द्रव्यमान होते तो क्या होता, तो ये चलता या नहीं चलता, अलग अलग द्रव्यमान होते तो चलता या नहीं चलता, अलग अलग द्रव्यमान होते तो चलता या नहीं चलता। हाँ, घिरनी के ऊपर यहां टूटी होगा, यहां पे नहीं देखना, मैं तो बस ये वाली रस्सी की बात कर रहा हूं, चलता। और जब चलता तो फिर इस फॉर्मूले से हम तनाव निकाल लेते, तो यहां पर भी अगर यहां अलग अलग द्रव्यमान दे देता तो इस फॉर्मूले से हम तनाव निकाल के स्प्रिंग में बल निकाल लेते हैं बिना किसी समस्या के। क्लियर है कहानी? चलिए, तो ये सारी बातें हमें स्प्रिंग में करनी थी। अब स्प्रिंग में एक दो और सवाल बचे हुए, एक नीट 2017 का सवाल बचा हुआ है और स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन बचा हुआ है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना, श्रेणी और समांतर क्रम बचा हुआ है स्प्रिंग का, मतलब एक से ज्यादा स्प्रिंग हो तो क्या करना है, तो वो अगली क्लास में बता दूंगा और छदम बल वगैरह पे भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, हाँ, तो एक काम करते कल की ही क्लास रख लेते, कल मैं स्प्रिंग पे कुछ सवाल या कुछ जो बातें बची हुई स्टार्टिंग के आधे घंटे बचा दूंगा और कल के 1 घंटे में, कल के 1 घंटा 1.5 घंटे की क्लास होगी, तो उसमें 1 घंटे में मैं आप लोगों को इसमें पूरे होमवर्क के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लूंगा। बाकी एक क्वेश्चन के लिए मैं हिंट देकर चले जाता हूं अभी आप लोगों को, कुछ बच्चे परेशान है इस क्वेश्चन में, एक 53 डिग्री का कोण है, एक 37 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो यहां पर ये ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो इसमें सोचो, है ना, मैं बताऊंगा नहीं अभी भी आंसर, सोचो कि यहां पर इसमें नीचे कितना बल लग रहा है, नीचे बल लग रहा है सर mg sin 53, इधर कितना बल लग रहा है, इधर बल लग रहा है सर mg sin 37, तो अब कौन सा बल बड़ा होगा सर, 53 वाला बड़ा होगा, तो ये चलेगा, तो यहां पर इसमें त्वरण आ जाएगा, ये वाला बल mg sin 53 माइनस mg sin 37 अपॉन में ऐसा m1 m2 कर लो, यहां m टोटल आ जाएगा यहां पर, बस ये रहा आंसर उसका। तो त्वरण का, त्वरण के बाद में तनाव भी, फिर से इस डब्बे को बनाओ, पीछे एक बल आगे एक बल और तनाव निकाल सकते हो। ये हो गया था, अरे बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो अभी की क्लास इतनी रखते हैं, हमारा स्प्रिंग खत्म नहीं है, स्प्रिंग पे और भी कल की क्लास में थोड़ी बहुत चर्चा बची है वो करेंगे और उसके बाद में हम आगे और इसके क्वेश्चन, होमवर्क के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलो, तो जितना पड़ा रिवाइज कर लेना, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। हाँ, अभी केमिस्ट्री की क्लास नहीं है, ठीक है, टाटा।